हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नीट या जेईई की तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। और जैसे कि आपको पता है, आपकी मदद करने के लिए मैंने हाई यील्ड पॉइंट्स की सीरीज़ शुरू करी है, जिसका आज वीडियो नंबर 22 है। और आज का टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन नंबर 2। क्योंकि एक वीडियो मैं लॉज ऑफ मोशन में डाल चुका हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कुछ समझने वाला है और इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं कंपटीशन में। तो इसलिए मैं इसके आपके लिए 3 या 4 वीडियो डालूंगा। तो आज वीडियो नंबर 2 है। और कल जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको 21 पॉइंट समझाए थे। सो टुडे आई स्टार्ट फ्रॉम सीरियल नंबर 22 एंड दैट इज़ अपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट। मान लो आपके पास एक लिफ्ट है, उसके फ्लोर पे एक वेइंग मशीन रखी है। अब उस पर कोई आदमी आके खड़ा हो जाता है और जो लिफ्ट है वो रेस्ट पे है, तो उस आदमी का वेट विल एक्ट इन दी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर उसका मास m है तो उसका वेट होगा mg, और जो रिएक्शन है वो होगा इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। ये जो वेट है mg, ये उसका ट्रू वेट है, और r जो है, जो रिएक्शन है, वो अपरेंट वेट है। और पहला केस है व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट और इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। सो अगर रेस्ट पे है वो या उसकी एक्सेलरेशन 0 है, देन r इक्वल टू mg, यानी कि जो उसका अपरेंट वेट है वो उसके ट्रू वेट के बराबर होगा। दूसरा केस है लिफ्ट मूविंग अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन a। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन a, तो अपरेंट वेट r आता है इक्वल टू ट्रू वेट दैट इज mg प्लस m इंटू a, and I can take m common, तो m into g plus a. That means the value of r will be greater than mg, or you can say that the apparent weight of the man or any other body placed on the weighing machine on the floor of the lift will be more than its true weight. और इसके लिए और फार्मूला हम कर सकते हैं, मैं g भी कॉमन निकाल लूँ तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 plus g by a. So that is the apparent weight. So remember, when the lift moves upward with some acceleration, then the apparent weight is more than the true weight, that is r greater than mg. तीसरा केस है when the lift is moving downwards with acceleration a, नीचे की तरफ जा रही है with acceleration a। इस केस में जो apparent weight r होगा that will be less than the true weight, और कितना कम होगा, ma के बराबर। सो दैट मीन्स अपरेंट वेट विल बी इक्वल टू ट्रू वेट माइनस ma. आई कैन राइट दिस एज इक्वल टू m इंटू जी माइनस a, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज mg इंटू 1 माइनस a बाई g. सो रिमेंबर इन दिस केस r इज लेस देन mg। अब देखिए, मान लो वो जो लिफ्ट है इट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a ग्रेटर देन g, a greater than g. That means in that case ma will be greater than mg. So जो अपरेंट वेट आएगा mg माइनस ma, क्योंकि a जो है g से बड़ा है, तो इसलिए ये जो ma की वैल्यू है वो mg से ज़्यादा आएगी। इसका मतलब जो अपरेंट वेट है वो नेगेटिव आएगा। सो रिमेंबर, इफ द लिफ्ट फॉल्स डाउनवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन a ग्रेटर देन g, देन द अपरेंट वेट ऑफ द मैन विल बी नेगेटिव। और इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, और उस फोर्स के कारण हो सकता है वो जाके लिफ्ट की छत के साथ जाके प्रेस करे, अगर एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा है दैन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और चौथा केस है कि इफ़ द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, अगर लिफ्ट फ्रीली फॉल करे, जैसे उसकी केबल काट दे कोई, तो a इक्वल टू जी हो गया। तो अगर मैं r इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए में a को g के बराबर पुट करूँगा तो अपरेंट वेट 0 आ जाएगा। दैट इज़ r इक्वल टू एम जी माइनस एम ए इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए इक्वल टू m इंटू जी माइनस जी इक्वल टू 0, एंड देयर फॉर द मैन विल बी इन ए स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। देन what are pseudo forces? Pseudo, the imaginary forces or force added
in a particular problem while dealing with problems in the non-inertial or accelerated or rotating frames of reference. They are known as the pseudo forces. और इन forces को हम क्यों लेते हैं? क्योंकि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है दे आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये मैंने आपको बताया था कल, आइदर इट इज़ एट रेस्ट और इट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी सो दैट इट्स एक्सेलरेशन इज ज़ीरो. लेकिन अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इट इज़ एक्सेलरेटेड और इट इज़ रोटेटिंग, देन इट इज़ कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डू नॉट होल्ड गुड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस. तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने के लिए हम इमेजिनरी फोर्सेस इंक्लूड करते हैं विच आर नोन एज दी pseudo forces, and these forces are called fictitious forces or inertial forces, or they are also called D'Alembert forces or force. Remember, this force does not arise from any physical interaction between two objects such as electromagnetic or contact forces. जैसे आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे आती है? अगर वो इलेक्ट्रिक फोर्स है दैट इज़ बिटवीन टू चार्जेस. अगर दो चार्ज हैं और वो लाइक चार्जेस हैं तो उनमें रिपल्सिव फोर्स होगी. अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है यानी कि अनलाइक है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी. इनको हम बोलते हैं कि दे आर ड्यू टू फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज. इस तरह जो कॉन्टैक्ट फोर्सेज होती हैं जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दे आर आल्सो ड्यू टू फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द टू bodies, but the pseudo forces arise from the acceleration of the non-inertial frame. So अगर आपसे कोई पूछे कि what is the origin of these forces तो आपने कहना the acceleration of the non-inertial frame itself. Now Newton's laws can be applied to non-inertial frames by introducing the concept of pseudo forces or imaginary forces. और इसमें कितनी फोर्स लेनी है? मान लो किसी बॉडी का मास m है और जो इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम है इट इज़ मूविंग विद एक्सेलरेशन a. तो हम जब उस बॉडी का मोशन कंसीडर करेंगे तो उसमें हम एक फोर्स m इंटू ए कंसीडर करेंगे इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. देन व्हाट इज टेंशन? टेंशन इज ए रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस्ड इन ए स्ट्रिंग. अगर कोई स्ट्रिंग हमारे पास हो उससे हम कोई मास लटकाएं या एक पुली के ऊपर से स्ट्रिंग पास करें उसके दोनों एंड्स पे मास लटका दें तो उस में वो जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन पैदा होगी. दैट इज़ द रिएक्शन फोर्स. अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो और पुली से पास नहीं कर रही देन द टेंशन इज़ द सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रिंग. लेकिन अगर पुली से पास कर रही है और पुली जो है वो स्मूथ है, स्मूथ मीन्स फ्रिक्शनलेस है और मासलेस है, इवन देन द टेंशन at every point of the string will be the same, or you can say the tension on the two sides of the tension in the string on the two sides of the pulley will be the same. So you are to keep in mind that if the pulley is frictionless and massless then the tension on the in the string on its two sides is the same. Now we come to connected motion. जब दो से ज़्यादा बॉडीज़ हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं कनेक्टेड मोशन. इसमें सबसे पहले है पुली डायनेमिक्स. तो उसमें पहले मैं ले रहा हूँ सिंगल पुली प्रॉब्लम्स. मान लो ये जैसे मैंने फिगर बनाई है इसमें एक पुली है और इसके ऊपर से ये पुली जो है इट इज़ मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस. एक स्ट्रिंग पास करी और उस स्ट्रिंग के एक एंड से हमने मास कनेक्ट कर दिया m1, दूसरे एंड से कर दिया m2. और अगर m1 जो है वो m2 से ज़्यादा है देन द मास m1 विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन से a एंड द मास m2 विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद द सेम एक्सेलरेशन a. नाउ फॉर द मास m1 इफ़ वी आर टू राइट द इक्वेशंस ऑफ मोशन तो आप फिगर में देख सकते हैं कि मास m1 पे उसका वेट m1g दैट एक्ट्स इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन और स्ट्रिंग में जो टेंशन है T इट इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन
याद रखना हमेशा जो टेंशन की डायरेक्शन होती है दैट इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट, और यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट्स है पुली की तरफ। तो इसलिए ये जो दोनों सेगमेंट हैं स्ट्रिंग के, उनमें जो टेंशन की डायरेक्शन होगी दैट विल बी टुवर्ड्स द पुली। तो क्योंकि मास m1 नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है दैट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो m1g नीचे की तरफ है, t ऊपर की तरफ है, नेट या रिजल्टेंट डाउनवर्ड हो गई m1g माइनस टी। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, क्योंकि जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन। वो हम हर जगह अप्लाई करते हैं। तो m1g माइनस टी इक्वल टू m1a, दिस इज़ फॉर द मास m1। फॉर द मास m2, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब t मस्ट बी ग्रेटर दैन इट्स वेट m2g। वेट इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, t इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो नेट फोर्स इस पे होगी t माइनस m2g एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू m2a। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व करूं तो a आ जाएगा इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g, और t जो टेंशन है दोनों तरफ स्ट्रिंग में दैट विल बी इक्वल टू 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। ये आपने दोनों फार्मूले याद रखने हैं, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आए आपने सीधे ही फार्मूले अप्लाई करने हैं, तो जो भी उसने पूछा आप निकाल सकते हैं। और फिर कई बार ये पूछते हैं कि टेंशन रिएक्शन कितना पुली पे, तो आप देख सकते हैं रिएक्शन अगर पुली पे आ रहा है दैट विल बी इक्वल टू t प्लस टी, दैट इज़ 2t, और t की वैल्यू है 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। तो रिएक्शन बन गया 4m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। ये तो हो गया जब दोनों मासेस वर्टिकली लटकाए जाते हैं। अब ऐसे भी हो सकता है कि जो पुली है वो किसी फ्रिक्शनलेस टेबल के या फ्रिक्शनलेस सरफेस के एक एंड पे लगाई हो, और दो मास m1 और m2 आपस में कनेक्ट किए हैं थ्रू दी स्ट्रिंग, एंड दैट स्ट्रिंग पासिस ओवर फ्रिक्शनलेस एंड स्मूथ पुली। तो इस केस में जैसे ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो मास m2 है इसका वेट एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड m2g, और टेंशन जो होगी उसमें स्ट्रिंग में t दैट इज़ इन दी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, और मास m1 का वेट एक्ट करेगा m1g इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसका जो रिएक्शन होगा टेबल का इस ब्लॉक पे या इस बॉडी पे r दैट विल बी इन दी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। और क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में m1 मास का कोई मोशन नहीं है, तो इसका मतलब इस पे वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स ज़ीरो है। वो क्यों ज़ीरो है? क्योंकि r और m1g बीइंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन कैंसल ईच अदर। सो ये जो m1 मास है इसको मूव करने वाली सिर्फ एक ही फोर्स है, दैट इज़ टेंशन t विच इज़ एक्टिंग टुवर्ड्स द पुली। अब मान लो ये जो मास m2 है इट मूव्स डाउन विद एक्सेलेरेशन a, देन द मास m2 it moves with downwards with acceleration a, then mass m1 will move towards right towards the pulley with the same acceleration a। तो अगर आप उन्हें इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखनी हो तो फॉर द ब्लॉक ऑफ मास m2 नेट डाउनवर्ड फोर्स आ गया m2g माइनस टी, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू m2 इंटू ए। ये देखिए मैंने लिखी है फॉर द मास m2 m2g माइनस टी इक्वल टू m2a, और ये जो मास m1 है उस पर जो फोर्स लग रही है सिर्फ t है, तो t मस्ट बी इक्वल टू m1a, दिस इज़ फॉर द मास m1। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो a की वैल्यू निकल आएगी, डिवाइड करूंगा तो t की वैल्यू निकल आएगी, और a आ जाएगा m2g ओवर m1 प्लस m2, और t आ जाएगा m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। और यहाँ पे अगर पुली पे रिएक्शन निकालना हो तो दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ t एंड t, और t और t में कितना एंगल है 90 डिग्री। और जब दो वेक्टर, क्योंकि टेंशन मीन्स फोर्स एंड फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और जब दो वेक्टर्स हमारे पास हो उनमें एंगल 90 डिग्री हो तो उनका रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ऑफ वन फोर्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ वन फोर्स का स्क्वायर प्लस सेकंड फोर्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक फोर्स है t, दूसरी है t, एंगल है 90, तो रिएक्शन आ जाएगा अंडर रूट ऑफ टी स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2t, और t की ये जो वैल्यू है m1 m2 और m1 प्लस m2 इंटू जी, ये पुट कर दिया तो रिएक्शन एट दी पुली आ जाएगा अंडर रूट 2 m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। दैन द थर्ड केस इज इंक्लाइंड प्लेन। मान लो आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। इस पे हमने दो मासेस रखे, एक तो इंक्लाइन प्लेन पे रखा जिसका मास m1 है, और दूसरा पुली के ऊपर से स्ट्रिंग को पास करके पुली स्ट्रिंग के एक एंड से जोड़ दिया मास m2 ताकि ये वर्टिकली नीचे की तरफ लटके। अब
जो मास m2 है उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, m2g इट्स वेट in the vertically downward direction और capital T the tension in the string that is acting towards the pulley in the upward direction। ये जो मास m1 है इसका वेट m1g will act in the vertically downward direction। अब अगर मैं इसको इस तरफ उठाऊँ तो ये एंगल भी थीटा आएगा, तो m1g के मैं दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना सकता हूँ, m1g cos थीटा एंड m1g sin थीटा। और जो रिएक्शन होगा इसका इंक्लाइन प्लेन के सरफेस का ऑन दिस ब्लॉक ऑफ मास m1 दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, सो वो r हो गया। और क्योंकि देयर इज नो मोशन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द इंक्लाइन प्लेन दैट मीन्स r विल कैंसल m1g cos थीटा बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अब मान लो ये जो ब्लॉक है मास m2 वाला इट मूव्स इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a, तो ये जो ब्लॉक ऑफ मास m1 है इट विल मूव इन दी अपवर्ड डायरेक्शन विद द सेम एक्सेलरेशन a। सो लेट अस राइट डाउन द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर द टू। फॉर द मास m1 ऊपर की तरफ फोर्स m2 t और नीचे की तरफ है m1g sin थीटा, तो नेट अपवर्ड फोर्स होगी t माइनस m1g sin थीटा and that must be equal to its mass m1 into its acceleration a। So remember this is Newton's second law of motion, resultant force equal to mass into acceleration, we call this as equation number 1। and for the mass m2 नीचे की तरफ फोर्स m2g ऊपर की तरफ t, और क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है विद एक्सेलरेशन a दैट मीन्स m2g मस्ट बी ग्रेटर देन t, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स या रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स होगी m2g माइनस टी, दिस मस्ट बी इक्वल टू m2 इंटू ए। अब इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ए निकल आएगा, डिवाइड करेंगे तो t निकल आएगा। दैट मीन्स ऑन सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस वी विल गेट a इक्वल टू m2 माइनस m1 साइन थीटा इंटू g over m1 plus m2 and t will be equal to m1 m2 into 1 plus sin theta into g over m1 plus m2। Please remember these formulae। नेक्स्ट इज डबल इंक्लाइन प्लेन। अगर आपके पास डबल इंक्लाइन प्लेन है, मान लो एक एंगल थीटा 1 है, दूसरे सरफेस का एंगल जो है थीटा 2 है, इस पे हमने ब्लॉक रखा जिसका मास m1 है, इस पे रखा जिसका मास m2 है। अब जैसे मैंने फिगर में बनाया हुआ है वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टू ब्लॉक्स आर, ये जो मास m1 वाला ब्लॉक है इसका वेट m1g इट विल एक्ट इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इस वेट के हम दो कंपोनेंट बनाएंगे, m1g cos थीटा 1 perpendicular to the surface of the inclined plane and m1g sin theta 1 parallel to the surface of the inclined plane in the downward direction। और रिएक्शन जो होगा inclined plane के surface का R1 that will act perpendicular to the surface of the inclined plane in the upward direction, और जो tension है T in the string that will be acting towards the pulley। Now come to mass m2, इसका वेट हो गया m2g that acts in the vertically downward direction। इसके वेट के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, m2g cos theta 2 will be perpendicular to the surface of the inclined plane and m2g sin theta 2 will be parallel to the surface of the inclined plane in the downward direction, और reaction R2 will be perpendicular to the surface of the inclined plane, और जो टेंशन होगी इसमें भी T होगी स्ट्रिंग में और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स दी पुली होगी। अब मान लो ये जो मास m1 है इट मूव्स डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन a, तो जो m2 है नेचुरली इट विल मूव अपवर्ड विद द सेम एक्सेलरेशन a। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर दीज टू मासेस और ब्लॉक्स। सो फॉर द मास m1, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है इसका नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो नीचे की तरफ फोर्स है m1g sin थीटा 1, m1g sin थीटा 1, ऊपर की तरफ है t तो माइनस कर दिया t, ये नेट डाउनवर्ड फोर्स आ गई, दिस मस्ट बी इक्वल टू m1 इंटू ए। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। फॉर द मास m2 ऊपर की तरफ फोर्स है t, तो t माइनस नीचे की तरफ है m2g sin थीटा 2, m2g sin थीटा 2 दैट मस्ट बी इक्वल टू m2 इंटू ए। नाउ सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन, सॉल्विंग का मतलब इनको ऐड कर देंगे तो a निकल आएगा, डिवाइड कर देंगे तो t निकल आएगा, तो a आ जाएगा इक्वल टू m1 sin थीटा 1 माइनस m2 sin थीटा 2 इंटू जी ओवर m1 प्लस m2, और t आ जाएगा m1 m2 इंटू जी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 ओवर m1 प्लस m2। तो बेटा ये फार्मूले आपने याद कर लेने हैं क्योंकि मल्टीपल चॉइस
सॉल्व करने में हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं होता, टाइम इज़ वेरी लिमिटेड, हमें बड़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो इसलिए आपने ये सभी फार्मूले अच्छी तरह याद कर लेने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद मैं दो वीडियो और डालूंगा इस चैप्टर के, वीडियो नंबर 3 और 4। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड माई लेक्चर। प्लीज़ गो थ्रू इट केयरफुली और like, share and subscribe to my channel, and please stay home, stay safe, stay healthy, work hard. Thanks a lot.